The moderate phase from 1885 to 1905. ठीक है. So welcome back to my channel again and आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइको सूत्रा पर. और जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की और आज का लेक्चर है हमारा द मॉडरेट फेज़. ठीक है, मॉडरेट फेज़ में देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे. मॉडरेट फेज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसका टाइम पीरियड पढ़ेंगे और इसके जो मॉडरेट लोग थे, जो मॉडरेट फेज़ में जितने भी लोग थे उनके बिलीव्स क्या थे, उनके मेथडोलॉजी क्या थी, क्या मेथड्स लगाते थे, वो लीडर्स कौन कौन से थे, इकोनॉमिक क्रिटिक्स क्या है ऑफ द ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और प्रोपेगेंडा उन्होंने क्या लाया, कैंपेन क्या चलाया, कैंपेन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और सिविल राइट्स से प्रोटेक्शन कैसे हुआ. ठीक है, ये पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले. सो द मॉडरेट फेज. अब इसमें बिलीव्स क्या क्या हैं. द मॉडरेट्स बिलीव दैट द ब्रिटिश बेसिकली वांटेड जस्ट टू बी इंडियंस, to be just to the Indians, were and were not aware of the real conditions. Therefore, if public opinion could be created in a country and public demands can be presented to the government through resolution, petition, and meetings. Through resolution, petitions and meetings, etc., the authorities could concede these demands gradually. इनका बिलीव्स क्या था. इनका बिलीव्स ये था कि मॉडरेट्स ये बिलीव करते थे डैट द ब्रिटिश जो है वो अभी अवेयर नहीं है. ठीक है, वो भी इंडियंस मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें भी ला रहे थे, बुरी चीज़ें भी ला रहे थे, लाइक वेस्टर्नाइजेशन ला रहे थे. लेकिन मॉडरेट्स का ये कहना था कि ब्रिटिश को भी पता नहीं है पूरे इंडिया के बारे में और इंडिया के कल्चर के बारे में और इंडिया की स्थिति के बारे में, इंडिया की कंडीशन के बारे में. इसलिए वो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे और उनको अभी पता नहीं है. ठीक है, वो अवेयर ही नहीं है. मॉडरेट्स का ये मानना था और उन्होंने कहा कि अगर हम एक पब्लिक डिमांड और एक अच्छे से लॉ और ऑर्डर के अंदर रहते हुए एक पब्लिक डिमांड करें गवर्नमेंट से अच्छे से अबाउट पहले हम रिजोल्यूशन करें, फिर पटिशन साइन करें, फिर मीटिंग्स कर अच्छे से समझाएं अथॉरिटीज़ को, तो अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट हमारे ज़रूर साथ देगी, वो हमें समझेगी. ठीक है, उनका ये मानना था कि ब्रिटिश हमको परेशान नहीं कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि वो हमको परेशान कर रहे हैं. ठीक है, वो अवेयर नहीं है. सो अब मॉडरेट का ये माना था. मेथडोलॉजी इन लोगों ने क्या किया कि पब्लिक ओपिनियन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया. ठीक है, और एक ये नेशनल स्पिरिट जगाया कि हाँ एजुकेट करना चाहिए, एजुकेट करो, पीपल को यूनाइट किया इन लोगों ने. ठीक है, एजुकेट किया, पीपल को यूनाइट किया और पढ़ाया, अवेयर करवाया और नेशनल कॉन्शियसनेस जगाई कि नेशनल स्पिरिट जगाई ना, देश प्रेम. They created a strong public opinion to arouse the consciousness and national spirit and then educate and unite people on a common political questions. ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया, परसुएट किया. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को परसुएट किया और उनको इंडिपेंडेंस करवाया कि इंडिया में क्या रिफॉर्म चल रहे हैं और आपको क्या सुधारना चाहिए, क्या देखना चाहिए. और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन की बात की और 3 P's, 3 P. ठीक है, इनका भी उसके बारे में भी समझाया. 3 P क्या होता है, प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट. ठीक है, 3 P याद कर लो, ये मॉडरेट फेज में था. 3 P's, 3 P, P. प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट. प्रेयर, पिटिशन और प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट. प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट याद हो गया. They persuaded the British government and British public to opinion to introduce reforms in India on a line laid out by the nationalists. ठीक है, अब इसमें लीडर देख लेते हैं कौन कौन थे. देखिए, बिलीफ समझ में आ गया क्या बिलीफ थे. उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिश को वो अवेयर ही नहीं है और जब अवेयर करवाएंगे लाइक ऑन पहले हम रिजोल्यूशन करेंगे, पिटिशन करेंगे, मीटिंग्स करेंगे और समझाएंगे तो गवर्नमेंट हमारा साथ देगी. ठीक है, सो उनको ऐसा लगता था. मेथोडोलॉजी में इन्होंने 2 प्रोलॉन्ग मेथोडोलॉजी यूज़ की है. पहले कि क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन. ठीक है, पहले पब्लिक को एजुकेट किया, यूनाइट किया और समझाया कि नेशनल स्पिरिट जगाए, उन लोगों में कॉन्शियसनेस जगाई, एक अराउजल हुआ. ठीक है, जिससे वो देश प्रेम जागा और आज़ादी का देश प्रेम जागा. दूसरा, इन लोगों ने समझाने की कोशिश की ब्रिटिश को कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश पब्लिक को ये समझाया कि उनको इंट्रोड्यूस करवाया रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया में चीज़ें चल रही हैं, जो भी कल्चर ट्रेडिशन है या जो भी रिफॉर्म
चल रहे हैं, प्रथा चल रही है या कुप्रथा चल रही है, उन सब के बारे में बताया ताकि ये हम हमारे ऊपर काम से कर सके और ताकि इनको पता चले कि ये हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं जो कि गलत हो रहा है, ठीक है। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन जताई और 3P का यूज़ किया जो कि था प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट, ठीक है। अब लीडर्स की बात करते हैं। लीडर्स के आप नाम याद कर लीजिए। VC बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, मिस्टर फिरोज शाह मेहता और P आनंदाचार्लू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, AM बोस, DE वाचा, रातमुल्ला सयानी एंड गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो इसमें मेन में याद कर लीजिए, आपको याद रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले, दादा राव नवरोजी, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। जॉर्ज यूले, DE वाचा, ठीक है, आनंद। सो ये सब याद कर लीजिए। और अब देखते हैं इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म में क्या था, ये साम्राज्यवाद को बताता था कि द अर्ली नेशनलिस्ट लेड बाय दादा भाई नवरोजी एंड RC दत्त एंड द वाचा दिनशो वाचा and others carefully analyze the political economy of British rule in India and put forward the dream theory of explain and British exploitation of India. Thus, they were able to create all India public opinion and the British rule that the British rule in India was major cause of the India's poverty and economic backwardness. They demanded reduction in the land revenue, abolition of salt tax, improvement in working conditions of plantation laborers also, and reduction in military expenditure and encouragement to modern industry through tariff protection and direct government aid. ठीक है। तो इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म में क्या हुआ कि जो भी अर्ली नेशनलिस्ट थे जैसे दादा भाई नौरोजी, RC दत्ता, दिनशो वाचा ने क्या किया, वो उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सब सारी चीज़ को जांचा और ब्रिटिश रूल को ये समझाने की कोशिश की। और ब्रिटिश रूल ने जो भी किया है लोगों को यूनाइट करके उन्होंने एजुकेट किया कि ब्रिटिश रूल ने अभी तक जो जो किया है ये देखिए यही रीज़न है मेजर, ठीक है। जहाँ से ड्रेन थ्योरी की नींव रखी जाती है, ड्रेन थ्योरी इंट्रोड्यूस होती है। ड्रेन थ्योरी मतलब जितना भी सोना रिसोर्सेज है वो जो लूट रहे थे, बहुत ही फेमस है ये तो कि अंग्रेजों ने हमको लूटा है। सो ये ड्रेन थ्योरी यहीं से स्टार्ट होती है। और ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन भी इन लोगों ने क्रिएट किया जिसमें ये बताया कि ब्रिटिश रूल जो है यही मेजर कॉज है। मतलब आप ही ब्रिटिशर्स आप ही हो जिन्होंने इंडिया वालों को, मतलब इंडिया को इतना पॉवर्टी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस में डाला है, ठीक है। दे वर एबल टू create an all India public opinion that British rule in the India was the major cause of India's poverty and economic backwardness, ठीक है। फिर उन्होंने डिमांड किया कि अच्छा उनकी डिमांड्स देख लेते हैं। उनकी डिमांड ये थे, मॉडरेट्स की डिमांड ये थे कि आप लैंड रेवेन्यू में कम करो, अबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स करो, सॉल्ट टैक्स भी कम करो या हटा ही दो सॉल्ट टैक्स, और वर्किंग कंडीशंस अच्छी करो, मिलिट्री एक्सपेंडिचर ये मनी बढ़ाओ, बजट बढ़ाओ, प्लांटेशन लेबर इन सबको ठीक करो, ठीक है। और जो भी मॉडर्न इंडस्ट्री है उसको वो करो, जो टैरिफ प्रोटेक्शन है वो करो, और डायरेक्ट गवर्नमेंट एड, ठीक है। ये सब उन्होंने उनकी मांग थी। ये था इकोनॉमिक, जो वो पॉवर्टी की ओर जा रहे थे क्योंकि वो इतना एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे हमारा। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करें एंड प्रोपेगेंडा इन विधान, प्रोपेगेंडा इन लेजिस्लेचर, 1885 से 1882 तक क्या हुआ था, जो नेशनल डिमांड्स हो रहे थे तो कुछ कुछ मतलब किन के अराउंड था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में क्या था कि इसमें बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया इंडियंस ने, मतलब मॉडरेट्स ने, कि आप अपने जो काउंसिल होती है ना, जो भी काउंसिल आपने बैठाया है गवर्नमेंट का, उसमें इंडियंस का भी पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, है ना। और ज़्यादा, और सेकेंड था कि रिफॉर्म ऑफ द काउंसिल। पहले एक तो एक्सपेंशन करो, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द काउंसिल, ग्रेटर इंडियन पार्टिसिपेशन इन काउंसिल एंड रिफॉर्म ऑफ द काउंसिल, मतलब मोर पावर टू काउंसिल, स्पेशली ग्रेटर कंट्रोल ओवर द फाइनेंसेस। फिर बाद में उन्होंने मांगा कि मेजोरिटी होनी चाहिए इलेक्टेड इंडियंस की, और कंट्रोल बजट होना चाहिए, और जो कॉलेज पावर टू वोट अपॉन, है ना, एंड अमेंड द बजट होना चाहिए। ये कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड प्रोपेगेंडा एंड लेजिस्लेटर, उन्होंने एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल की मांग की इंडियंस के लिए, और रिफॉर्म्स ऑफ काउंसिल की बात की, ठीक है, इंडियंस के लिए। एंड जो दादा भाई नौरोजी थे और गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक, ठीक है, याद कर लीजिएगा। दादा भाई
दादा भाई नवरोजी, बाल गंगाधर तिलक, और नहीं सॉरी लोकमान्य तिलक, ठीक है ये याद रखिएगा, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले एंड दादा भाई नवरोजी। इन तीनों ने क्या किया था, सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की थी, ठीक है, कि जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सब सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज है, ठीक है, सब सेल्फ गवर्न करे, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमें भी आज़ादी दो, हमें अपना खुद का सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, तो ये इन्होंने इसकी डिमांड की। कैंपेन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स की बात करें, कैंपेन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें, तो उन्होंने बोला कि इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस करो, कि सर्विस जो भी यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है गवर्नमेंट में, उसमें इंडियनाइजेशन बढ़ाओ, मतलब इंडियन लोगों को बढ़ाओ, ठीक है। और उन्होंने बोला कि ये जो जुडिशियल है और एग्जीक्यूटिव है वो एक ही में है, मतलब जो न्यायालय है और कार्यकारिणी है, ठीक है, तो न्यायालय को अलग करो, कार्यकारिणी को अलग करो, है ना। दे कॉल फॉर द सेपरेशन फॉर जुडिशियल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। क्रिटिसिज्म क्या था कि जो ऑपरेसिव और ट्राइनियल ब्यूरोक्रेसी है, जो उसको, और जो एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग जुडिशियल सिस्टम है, उन दोनों को अलग करो, ठीक है, क्योंकि साथ हो रहा है तो अब एक ही जना दो चीज़ें संभालेगा तो कहाँ से अच्छा काम होगा, है ना। मैं अगर वीडियो भी बना रही हूँ और साइड साइड में यहाँ पीछे खाना भी बना रही हूँ, तो ना तो मैं खाना ढंग से बना पाऊँगी, ना मैं आपको लेक्चर अच्छे से पढ़ा पाऊँगी, ठीक है, तो वही बात है। उन्होंने बोला कि इन दोनों को अलग अलग चीज़ें करो, और अगर जने कम पढ़ रहे तो इंडियंस को लो ना, इंडियनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस करो, ठीक है। तो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, क्रिटिसिज्म दे डू क्रिटिसाइज ऑफ एन ऑपरेसिव एंड ट्राइनियल ब्यूरोक्रेसी एंड एन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग जुडिशियल सिस्टम। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज़ किया कि बहुत ही हैवी लॉस हो रहा है इंडियन ट्रेजरी, इंडियन इंडस्ट्री और ट्रेजरी को, ठीक है। उन्होंने बोला कि एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, मतलब वेलफेयर पे, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर वेलफेयर पे बढ़ाने का क्या मतलब है कि आप अच्छे कामों में पैसा लगाओ, ठीक है, स्पेंडिंग मनी ऑन द लाइक लोगों के वेलफेयर के लिए, अच्छे से रहने के लिए और खुश रहने के लिए और पीस फैलाने के लिए, ठीक है, पीस टू मेंटेन पीस एंड हैप्पीनेस। फिर उन्होंने बोला कि जो इंडियन लेबर है जो अब्रॉड काम कर रहे हैं या अब्रॉड काम आप करने के लिए भेजते हैं, उनके लिए बेटर कंडीशन करो, क्योंकि आप सिर्फ काम कर पाते हो, लेकिन जो आप ट्रीटमेंट उनको बहुत गंदा देते हो, ठीक है। तो एक तो वो आपका काम करे, ऊपर से आप उनको ट्रीटमेंट और रहने खाने की व्यवस्था भी अच्छी नहीं दे रहे हो। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की अगर बात करें तो इसमें वही है, राइट टू स्पीच मांगा, राइट टू थॉट, राइट टू एसोसिएशन एंड फ्री प्रेस, ठीक है, ये चार चीज़ें मांगी थी, याद कर लीजिए। राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीच, थॉट, एसोसिएशन एंड फ्री प्रेस। राइट टू स्पीच, एसोसिएशन, फ्री प्रेस, थॉट, राइट टू स्पीच एंड थॉट, एसोसिएशन एंड द फ्री प्रेस। इवोल्यूशन ऑफ द अर्लियर नेशनलिस्ट करें तो उन्होंने बहुत ही, मतलब इवोल्यूशन ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट अगर देखें, जो भी दादा भाई नौरोजी और ये लोग थे, इन लोगों ने ये तो इसमें सक्सेसफुल हुए कि इंडियंस के अंदर कम से कम वो जगा दिया, वो जो जोश और आग होती है कि हाँ ऐसा ऐसा ब्रिटिश हम, क्योंकि इन्होंने एजुकेट किया था और यूनाइट किया था लोगों को, और एक क्रिएटेड अ पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, वर्ल्ड वाइड और इन कंट्री वाइड, ठीक है। सो दे वर एबल टू क्रिएट अ national awakening for all the Indians, and they train people in the political work and popularize the modern ideas. They export the basically exploitation character of colonial रूल, और उन्होंने ये भी क्रिएट किया, मतलब एक मास बेस पे भी मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट क्रिएट किया, ठीक है। तो इनके दो सबसे बड़े चीज़ कि इन्होंने एक नेशनल अवेकनिंग की फॉर ऑल द इंडियंस, और एक मास बेस्ड नेशनल मूवमेंट क्रिएट किया, ठीक है, सॉलिड। सो अब जब ये सब हो रहा था तो एटीट्यूड क्या था गवर्नमेंट का, अब हम कर तो रहे हैं ये सब, ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उनसे जिनसे मांग कर रहे हैं वो हमारा, उनका क्या एटीट्यूड है हमारी तरफ, वो क्या कैसे देख रहे हैं हमको, ठीक है, क्या सपोर्ट कर रहे हैं या क्या नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। सो आफ्टर 1887 when the Congress was becoming increasingly critical to the colonial rule, the government resorted to the open condemnation of the Congress and calling the nationalists the seditious Brahma, destroyer Babus, and etc. And you know, even differing called the Congress a factory of sedition. ठीक है, later the government adopted a divide and rule policy towards the Congress. सो एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था गवर्नमेंट का इस मॉडरेट फेज की तरफ, कि उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी थी कॉलोनियल रूल को लेके, ठीक है, टू रिजॉर्टेड टू द ओपन कंडेमनेशन ऑफ द कांग्रेस। तो उन्होंने क्या किया कि कॉलिंग द नेशनलिस्ट, ठीक है, तो बहुत ही क्रिटिकल हो गए थे जिनको वो, मतलब
ये उनका कह हो था या नहीं था, वो तो देखिए आप लेक्चर से पता खुद ही कर लेंगे, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट वहाँ पे किसकी गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश की थी, तो वो तो ऐसे बोलेंगे ही। तो वो क्या, उन्होंने क्या बुलाया है, वो ना सहयोग किया ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, ऊपर से वो हमको क्या बुला रहे थे, डिसलॉयल बाबूज। बताइए, सेडिटियस ब्राह्मण्स मतलब दंगे करने वाला ब्राह्मण्स, और द फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, जो दंगे करते हैं ना उनकी फैक्ट्री हो तुम, ठीक है, डिफरेंट नहीं है बोला कांग्रेस को। और बाद में क्या किया कि गवर्नमेंट ने कांग्रेस के साथ पता है कैसा डील किया उनको, लाइक उसके साथ डिवाइड एंड रूल वाला स्ट्रेटजी और पॉलिसी अपनाई कि डिवाइड करो फिर रूल करो, ठीक है। सो ये था अच्छा, बिल्कुल एटीट्यूड नहीं था गवर्नमेंट का इस फेज़ की तरफ। अब हमने मासेस की बात की कि एवोल्यूशन ऑफ अर्ली नेशनलिज्म में कि मासेस क्या का क्या रोल रहा, तो इसमें भी देख लेते हैं। द मॉडरेट फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट हैड अ नैरो बेस एंड द masses played a passive role. This was because the early nationalists lacked the political faith in the masses. They felt that there were numerous divisions and subdivisions in the Indian society, and the masses were generally ignorant and had conservative idea and thoughts. Because of the lack of the mass participation, the moderates could not take militant political position against the authorities. ठीक है, तो रोल ऑफ मासेस में क्या हुआ कि रोल, जो मासेस का रोल था, जो मासेस थे, जो लोग थे, जो भीड़ थी, या जो लोग कह सकते हैं क्रांतिकारी, सो द मासेस का रोल काफ़ी पैसिव रोल रहा। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जो नेशनलिस्ट थे वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो फेथ थी उसमें वो लॉस कर रहे थे, ठीक है, लैक कर रहे थे, पॉलिटिकल फेथ नहीं दिला पा रहे थे मासेस को, लोगों को, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे ना, इंडिया में बहुत सारे डिवीज़न और सब डिवीजन हैं, ठीक है, इंडियन सोसाइटी, क्योंकि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, सो बहुत सारे यहाँ पे डिवीज़न और सब डिवीजन्स हैं, और बहुत ज़्यादा डिवीजन्स ही हैं। और जो पीपल है यहाँ के वो कंजर्वेटिव हैं, है ना, थॉट से थोड़े पिछड़े हैं और इग्नोरेंट भी है। तो ये सब कॉजेज रहे इसके रोल ऑफ मासेस के। और बिकॉज ऑफ द लेस ऑफ द पार्टिसिपेशन, मास पार्टिसिपेशन ही कम था, तो मॉडरेट्स कुछ कर ही नहीं पाई, ठीक है, तो मिलिटेंट पॉलिटिकल पोजीशन लेने के लिए, अथॉरिटी के लिए। अब जब लोगों के अंदर से ही उतना ज़्यादा, लाइक उनको समझ में आ गया, लेकिन वो चीज़, और उनको और भी चीज़ें देख रही हैं कि उनका वो लैक कर रहा है, पॉलिटिकल फेथ नहीं है, उनको करना तो चाह रहे हैं लेकिन पॉलिटिकल फेथ नहीं है। वो ये देख, उनको ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो इतने डिवीज़न है, सब डिवीज़न है इंडियन सोसाइटी में, और ये सब सोच के साफ साफ पता चल रहा है कि वो कंजर्वेटिव आइडिया और थॉट्स थे, तो वो ढंग से समझा नहीं पाए, ठीक है। तो ये था रोल ऑफ मासेस इनका, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं था। फेलियर की बात करें तो some of the younger elements within the National Congress were dissatisfied with the achievements of the early nationalists through the methods of peaceful constitutional agitation. Young members advocated the adoption of European revolutionary method to counter the British imperialism. The early nationalists failed to attain their objectives, giving rise to the another group of the leaders known as the assertive or extremist nationalist. ठीक है, सो फेलियर इसका कैसे हुआ, बहुत सारे जो यंग एलिमेंट्स थे, ठीक है, यंग लोग थे या यंग चीज़ें थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थी, सो आईएनसी में जितने भी यंग एलिमेंट्स थे वो डिससेटिस्फाइड थे, ठीक है, कि जो पीसफुली हम जो अब तरीका अपना रहे हैं उससे कुछ हो तो रहा नहीं है। मैंने ऊपर सबसे ऊपर बिलीव बताया था ना आपको कि इनका क्या बिलीव था। इनको ऐसा लगता था कि ये समझते नहीं है, अब इनको पता नहीं है, इनको बस समझाना है और ये समझ जाएंगे, ठीक है, तो पीसफुली ये चाहते थे, पर बताइए पीसफुल से कुछ हो तो रहा नहीं था, ठीक है। द मेथड ऑफ पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, इससे कुछ हो नहीं रहा था, और ये डिससेटिस्फाइड हो गए थे जो यंगर एलिमेंट्स थे नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, यूरोपियन रिवोल्यूशनरी मेथड्स अपनाने लग गए, ठीक है, ब्रिटिश को कम करने के लिए। तो ये भी एक फेलियर होगा कि अपना 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 एडवोकेट करो, ठीक है, दूसरों का क्यों अडॉप्ट कर रहे हो। और फिर मेन रीज़न ये था, मेन चीज़ ये हुई कि जब ये सब फेल हुआ तो ये सब, क्योंकि इसमें उनके ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे, उनको क्या क्या करना है, ये ही मेन चीज़ ऑब्जेक्टिव ही इसमें नहीं था क्लियर, ठीक है। ये कुड नॉट अटेन, और वी कैन से द अर्ली नेशनलिस्ट फेल टू अटेन देयर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जब ये सब चीज़ें नहीं कर पाई और फेल हो गया, तो अलग लीडर का ग्रुप बना, ठीक है, अलग फेज़ बना, मॉडरेट के बाद एक अलग फेज़ बना जिसको बोलते हैं हम असर्टिव या एक्सट्रीमिस्ट फेज़, ठीक है। सो द एक्सट्रीमिस्ट फेज़ वाले लोग क्या थे, या क्या था ये एक्सट्रीमिस्ट फेज़, ये पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस टिल नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।